बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। नवंबर की 30 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त जुमेरात की दोपहर है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर, माजूर 9 साला बच्चा जिक्रिया शैतानों के नरगे में। जी हाँ, बच्चों को तो पहले ही नहीं छोड़ते थे, अब माजूर बच्चों तक हाथ पहुंच गए हैं। क्या मामला है सारा आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर, दलेर जज और लापता बलोच स्टूडेंट्स। एक दलेर जज ने अपनी दलेरी की वजह से 22 खानदानों की जिंदगियां बदल के रख दी। उसके साथ साथ पाकिस्तान के वजीर दाखिला की बेहिसी जो है वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर तीसरी खबर, इमरान खान ने ट्रंप कार्ड खेल दिया। तमाम मुखालफिन इस टाइम शदीद परेशान हैं कि करें तो करें क्या। और चौथी खबर, पहले बुशरा बीबी की गाड़ी के ऊपर हमला करवाया गया, फिर अलीमा खान साहबा के ऊपर हमला आवर हुए, मीन उनके खिलाफ मुजाहरे करवाए गए। और आज उनके बारे में, अलीमा खान साहबा के बारे में बुशरा बीबी की एक कॉल लीक की गई जो अभी पता नहीं कि दुरुस्त है या झूठ है, लेकिन तवातर वही है। तवातर के साथ एक ही कोशिश की जा रही है कि खान की जो फैमिली है उनका इमेज बुरा या तो दिखाया जाए या उनके दरमियान लड़ाई दिखाई जाए। तो आज की कॉल जो है वो है क्या, वो आपके सामने रखेंगे और उसकी तफसील रखेंगे जो लतीफ़ खोसा साहब की और बुशरा बीबी की एक मुबैना कॉल सामने रखी जा रही है। मैंने पहले भी कहा, भी पता नहीं कि वो कॉल दुरुस्त है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी है। बहरहाल वो कॉल जो लीक की गई है आज, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं। पहली खबर बहुत तकलीफ दे है, आपके लिए भी तकलीफ दे होगी, लेकिन खबर है तो बतानी पड़ती है, हालात हैं तो सुनाने पड़ते हैं। बहुत सारी खबरें हैं, दिल नहीं करता आपको बताने को क्योंकि वो शर्मिंदा भी होता है इंसान, तकलीफ भी होती है। कई कई सारी ऐसी तस्वीरें होती हैं जो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन बहरहाल फिर जिम्मेदारी है आप तक सच लेके आना, तो बताना पड़ता है। गुल जफर हमारे एमएनए हैं केपीके से, एक तगड़ा बहादुर एमएनए, रचा बसा अपने लोगों के अंदर। मैं जब रचा बसा किसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं तो सारे लोगों के लिए नहीं करता, चंद लोगों के लिए। मैंने अली नवाज अवान के लिए ये बात इस्तेमाल की और शायद किसी एक आध के लिए पहले की हो। जो यंगस्टर अपने हल्के की आवाम के साथ घुले मिले होते हैं, गली गली करिया करिया वो अपने लोगों को जानते हैं और उनके साथ ऐसे जैसे एक धागे के अंदर परोए हुए हों, इसी तरह का एमएनए है केपीके से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गुल जफर खान के साथ पूरी तरह से डट के खड़ा हुआ, लॉयल पार्टी के साथ और बहादुरी के साथ तमाम मुश्किलात को फेस कर रहा था। लेकिन शायद गुल जफर को भी नहीं पता था कि क्या क़यामत टूटेगी जो कल उसके ऊपर टूटी। उसके घर पर छापा मारा गया। इससे पहले गुल जफर को गिरफ्तार किया गया था, जमानत मिली, वो रिहा हो गए। अब दोबारा उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे थे। छापा मारा गया तो गुल जफर घर पर नहीं थे। उनका 9 साला बच्चा जो माजूर है, बोल नहीं सकता, उसको उठा कर ले गए। मैं, वो बड़ा प्यारा बच्चा है, मैं उसकी तस्वीर काश आपको दिखा सकता, लेकिन बच्चों की तस्वीर दिखाना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं वो तस्वीर यहाँ रख नहीं रहा आपके सामने। 9 साला बच्चे को पुलिस उठाकर धक्के देती हुई पुलिस मोबाइल में डाल के, गाड़ी में डाल के घर से ले गई और फिर उनको थाने ले जाके या शायद किसी और जगह ले जाके जब ये एहसास हुआ कि बच्चा माजूर है, बच्चा बोल नहीं सकता, बच्चा जो है वो इलाके के लोगों ने जाके वहाँ पर शिकायत की पुलिस को कि ये माजूर बच्चा है, तो फिर पुलिस ने उस बच्चे को छोड़ दिया। लेकिन आप सोचिए उस माजूर बच्चे के जहन में क्या कुछ आया होगा, वो किस तकलीफ से गुजरा होगा जब उसे उठा के लेके गए हैं। वो बच्चा जो बोल भी नहीं सकता, वो बच्चा जो माजूर है, जो बता भी नहीं सकता अपनी तकलीफ, वो बेजुबान बच्चा जो है, उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसका बाप जिसका नाम गुल जफर है वो अपने असूल की सियासत कर रहा है, वो इमरान खान के साथ खड़ा है, वो तैयार नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो तैयार नहीं है परवेज खटक की पार्टी ज्वाइन करने के लिए, वो तैयार नहीं है आईपीपी ज्वाइन करने के लिए। और इस जुर्म की सजा अब माजूर छोटे मासूम बच्चों को मिल रही है। 9 साला ज़करिया के सामने पूरी कौम शर्मिंदा है, मैं भी शर्मिंदा हूं और यकीनन आप भी शर्मिंदा हैं। भले ये काम ना आपने किया ना मैंने किया, लेकिन हमारी कौम में से ही हुआ है, तो एज अ कौम मैं मासूम माजूर हमारा ज़करिया जो है उसके सामने बहुत ही शर्मिंदा है और माफ़ी के तलबगार भी हैं, गुल जफ़र से भी, उनकी बेगम से भी, उनके पूरे ख़ानदान से और स्पेशली इस मासूम बच्चे से। बहुत ही तकलीफ़देह खबर थी, लेकिन आपके सामने रखनी ज़रूरी थी। अगली खबर बलोच स्टूडेंट से।
जो लापता हो गए और उनका केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। जस्टिस कियानी, एक दलेर बहादुर जज मैं ये कहूँगा, जिनको सलाम करने को दिल करता है, वो ये केस सुन रहे थे। 22वीं हेयरिंग थी ये, जी हाँ 22वीं। आप देखिए अदालतों को किस तरीके से उनकी बेतौकीरी की जाती है कि 22वीं हेयरिंग के ऊपर जज साहब ने तंग आकर निगरान वजीर आजम को और वजीर दाखिला को बुलाया। अदालत के अंदर आकर बताया गया कि जो वजीर आजम हैं वो तो राजू बन गया जेंटलमैन, वो तो बाहर गए हुए हैं। और हमने उनकी वीडियोस देखी, वो यूएई में दीवारों को हाथ लगा लगा के देख रहे थे, किसी जगह का उन्हें दौरा करवा रहे थे तो वहाँ दीवारों पर शायद कोई ख़ास किस्म का पेंट था। तो वजीर आजम, निगरान वजीर आजम को शायद ये नहीं पता था कि उनका जो रुतबा है उसमें थोड़ा सा डेकोरम रखना है। उन्होंने थोड़ी सी उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा रख रखा हो, अगर उनमें किसी चीज़ का तजस्सुस भी है, जुस्तजू भी है, तो उसको किसी से पूछ के पूरी कर लें। लेकिन हर चीज़ में उंगली देनी है राजू ने, तो दीवारों को हाथ लगा लगा के देख के पाकिस्तान की जग हसाई करवा रहे थे। बहरहाल अदालत को बताया गया कि राजू जी यहाँ नहीं है, वो बैरूनी दौरे पर गए हुए हैं। तो उसके जवाब में जज साहब के चंद रिमार्क्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। दलेर जज ने 22 बलोच जवान स्टूडेंट्स जो थे उनको बाजियाब करवाया, लापता थे, और वो पुलिस ने लापता किए थे या पता नहीं किसने किए थे। बहरहाल जब जस्टिस कियानी ने ये 22वीं हेयरिंग की और इससे पहले वो वार्निंग दे चुके थे कि अब अगर ये बच्चे रिहा ना हुए तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं, मैं वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक मैं जा सकता हुआ। तो अदालत को पहले तो ये बताया गया कि 22 जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिहा करवा लिया गया, बाकियों को भी रिहा करवा लेंगे। जज साहब के रिमार्क्स क्या थे, मैं चंद रिमार्क्स आपके सामने रखता हूँ तो आपको इस मामले की संगीनी का अंदाज़ा हो। जज साहब ने सबसे पहले तो ये कहा कि क्या आप सबको तब एहसास होगा जब कोई आपका अपना लापता हो जाएगा, गुमशुदा हो जाएगा और कई सालों तक आप उसकी तस्वीर नहीं देखेंगे, उसकी शक्ल नहीं देखेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि लापता अफराद के ख़ानदानों के ऊपर क्या गुजरती है और आप लोग टस से मस नहीं होते। फिर उन्होंने कहा कि किसी एजेंसी को इस्तिस्ना नहीं है, कोई जिसको मर्जी है उठा लें, गायब कर लें। अगर कोई दहशतगर्दी में मुलव्वस है, मुल्क का कानून तोड़ रहा है, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज पर या किसी पर हमला आवर है या पाकिस्तानी की सलामती के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसको पकड़ें, मुकदमा चलाएं, अदालत में पेश करें और उसकी फैमिली को उसका ट्रायल लड़ने का, देखने का मौका दें। किसी एजेंसी के पास, किसी महज़्ज़ब माशरे में ये इस्तिस्ना नहीं है कि उसे कहीं से भी अगवा कर लिया जाए। फिर जज साहब ने कहा बंद कमरों में ना कहानी सुनेंगे, ना कहानी सुनाएंगे, ना कहानी सुनेंगे, और जो कहना है ओपन कोर्ट में कहें। कोई रिपोर्ट में बंद कमरों में और बंद लफाफों में नहीं पढ़ूंगा। जो बात करनी है अदालत में खुल के करें कि कौन इन्हें गायब कर रहा है, क्यों कर रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। एक लापता शहरी जो 2018 में लापता कर दिया गया, अभी तक उसके घर वालों को उसका पता नहीं। उसकी बहन फरते जज्बात में रो पड़ी कटहरे में खड़े होकर। जज साहब ने कहा कि मैं अगली तारीख पर चाहता हूं कि ये बच्ची मुझे बताए कि इसका भाई जो है वो मिल गया है, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर संगीन नताइज के लिए तैयार हो जाएं। मैं वजीर आजम और वजीर दाखिला के ऊपर FIR दर्ज करने के अहकाम दे दूंगा अगर आपने इन लोगों को बाजियाब ना करवाया तो। फिर जज साहब ने यह कहा कि कोई कानून से ऊपर और मावरा नहीं है। कानून का ये चक्कर चलेगा तो वो लोग भी प्रोसिक्यूट हो जाएंगे जो जबरी गुमशुदगियां कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये रियासत की नाकामी है कि इस तरह की गुमशुदगियां जारी रहती हैं और बंदा पुलिस उठाकर ले जाती है और बाद में वो बंदा कहीं से नहीं मिलता और कई सालों के बाद वो थाना आप पारा के SHO को दे दिया जाता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अदारों के पास हैं इनको अदालतों में पेश क्यों नहीं करते आप लोग। मसला ये है कि जिन इदारों पर इल्ज़ाम है उन्होंने ही इस मामले की इंक्वायरी करनी है। उन्होंने वजीर दाखिला को कहा कि जब आप इंक्वायरी करते हैं तो जो गायब करते हैं उन्हीं से तो आप इंक्वायरी कराते हैं, तो सच कैसे सामने आएगा। फिर उन्होंने ये कहा कि कोई भी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। फिर उन्होंने कहा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा हैं ये जिनको गायब किया गया, ये पाकिस्तानी हैं, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है। सारा इल्ज़ाम स्टेट की एजेंसीज़ पर है, ये हमारे शहरी हैं, इनकी माएँ बहनें भाई रो रहे हैं।
आपको तो सारी एजेंसियों को बुलाकर पता चलाना चाहिए था कि ये लोग कहाँ पर हैं। बहुत सारे उसके बाद उन्होंने कहा कि एक मखसूस अदारे पर इल्ज़ामात हैं, तहकीकात भी आप उसी से कराएंगे क्या? फिर उन्होंने ये कहा कि ये बुनियादी हकूक़ का मामला है। फिर उन्होंने ये कहा कि क्या हमें यही बता दें, अगर आप इनको रिकवर नहीं कर सकते तो हमें यही बता दें कि क्या अपने मुल्क की किसी एजेंसी ने इनको उठाया है या किसी और मुल्क की एजेंसी पाकिस्तान के अंदर दंडनाती फिर रही है जो पाकिस्तान के शहरियों को अगवा करके ले गई है। तो अगर ये आपके पास नहीं है तो हमें यह बता दीजिए कि ये क्या अपने मुल्क की एजेंसी के पास है या किसी और मुल्क की एजेंसी इनको उठाकर ले गई है। उसके ऊपर वजीर दाखिला ने कहा कि कुछ लोग तो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ लड़ते हुए उनकी जान चली गई है, उनको मिसिंग पर्सन में डाल देते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अफगानिस्तान चले गए हुए अपनी मर्जी से, वहां जंगें लड़ रहे हैं, उनको भी मिसिंग पर्सन में डाल देते हैं। और फिर एक उन्होंने बड़ा ही बेतौकीर किस्म का ठट्ठा उड़ाने की कोशिश की जिसके ऊपर उनकी सरजनिश होनी चाहिए थी। मेरा ख्याल ये उन्होंने जुमला अदालत से शायद बाहर सहाफ़ियों को कहा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी बीवियों से लड़के भी चले जाते हैं तो वो भी लापता हो जाते हैं। मजाक उड़ा रहे थे वो, हालांकि वो बलूचिस्तान से हैं, उनको इन मामलात को पता होना चाहिए कि जो लापता लोग हैं उनकी फैमिलीज़ के ऊपर क्या गुजरती है, वो किस तकलीफ में है। तो अगर कोई भी हमारी रियासत के खिलाफ काम करता है, मैं बड़े वाज़े अल्फाज में कह दूं, मैं ये खबर कर रहा हूं, उसके बावजूद ये कह रहा हूं, अगर हमारी अफवाज पे, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ के ऊपर किसी भी किस्म की कोई शख्स तकरीबकारी करता है, हमला करता है, हमला करने की प्लानिंग करता है, हम किसी सूरत उस शख्स के साथ नहीं खड़े हो सकते, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक कानून है, आइन है, वो शख्स अगर ये करता है उसे प्रोसिक्यूट करें, अदालत में लाएं। हम भी उसके खिलाफ बात करेंगे। हम कभी भी नहीं चाहते जो हमारे बहादुर अफवाज के सिपाही, जो हमारे ऑफिसर्स जो शहीद होते हैं वो हमारे ही भाई हैं, हमारी ही माओं के बेटे। हम किस तरह चाहेंगे कि कोई हमारी अफवाज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस हो और उसका हम किसी तरह से भी सपोर्ट का हिस्सा बने। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आइन और कानून के कोई ताबे ना हो और लोगों को गायब कर दिया जाए और फिर उनका किसी जगह पर मुकदमा ही ना चले। तो जज साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हम उस बात को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं कि अगर किसी ने जुर्म किया तो उन्हें अदालतों के अंदर लाएं और कोशिश करें कि उनका ट्रायल अदालतों के अंदर हो। अगली खबर है जी, इमरान खान साहब ने अपना ट्रंप कार्ड खेल दिया। जी हाँ, बैरिस्टर गौहर को उन्होंने चेयरमैन नामजद कर दिया है। अब आपको दो तीन बातें इसमें मैं क्लियर बताऊंगा। एक तो बैरिस्टर गौहर कौन है, ये थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि बैरिस्टर गौहर के आने से, मैंने जैसे आपको कहा था, इसका एक पॉजिटिव पहलू है, एक नेगेटिव है। मैंने नेगेटिव का भी तज्जिया दे दिया था, पॉजिटिव भी, और आपको यह कहा था कि क्योंकि यह चेयरमैन का फैसला है तो हम पॉजिटिव पहलू को लेकर चलेंगे, मनोअन तस्लीम करेंगे और बैरिस्टर गौहर को सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से। तो अब पॉजिटिव पहलू पर और बात हो जाए, क्योंकि हमने पॉजिटिव पहलू को लेकर चलना है। आपको पता है पहले दिन से एक एजेंडा है माइनस इमरान खान, और जासूस छोड़े गए। इमरान खान को पहले से ये कहा गया कि आप हट जाएं, इमरान खान को हटा लें तो पार्टी बच जाएगी, और ये और वो। पर्पज़ ये था कि इमरान खान को किसी तरह से माइनस करें और कुछ पनाहगीर थे पार्टी के अंदर, वो पार्टी के ऊपर कब्जा कर लें और फिर वो पार्टी को चलाएं, और जैसे कहीं से उनकी डोरें हिलें वो काम हो। इमरान खान ने, आपको पता है, वो एक मायानाज क्रिकेटर है, सीमर भी रहे, मीन बॉलर भी रहे और बैट्समैन भी, वो ऑलराउंडर थे। उनको टाइमिंग का बहुत पता है। क्रिकेट में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। सही टाइम पे बल्ला बॉल को लगे तो बॉल बाउंड्री से बाहर जाती है, गलत टाइम पे लगे तो कितना अच्छा मर्जी प्लेयर हो, बॉल विकेटों में जाती है। तो इमरान खान ने बेहतरीन टाइमिंग की है, इसकी बेहतरीन टाइमिंग ये की है कि उन्होंने इंतज़ार किया, आखिरी गेंद तक उन्होंने इंतज़ार किया और वो तमाम पनाहगीरों को पहले एक्सपोज होने दिया जिन्होंने इमरान खान को माइनस करने का प्लान किसी के साथ बनाया हुआ था। एक एक करके उनको पार्टी से हटना पड़ा। जब वो लोग हट गए तो उसके बाद इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को नॉमिनेट कर दिया है बिल्कुल आखिरी गेंद के ऊपर। अब कोई पार्टी के ऊपर कब्जा करने वाला मौजूद नहीं रहा और इमरान खान ने पार्टी भी बचा ली है। इलेक्शन के अंदर वो जाएंगे और बल्ले का निशान भी जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जो मेरा तज्जिया था नेगेटिव साइड का, वो अभी भी मौजूद है, मैं बिलीव करता हूं, लेकिन क्योंकि मेरी लीडरशिप का फैसला है, इसकी जो पॉजिटिव साइड है उसको लेकर चलना है, इसलिए मैं आपके सामने अब इसकी पॉजिटिविटी रख रहा हूं कि इससे अचीव क्या किया है। तो इमरान खान ने ट्रंप कार्ड खेला ऐसे टाइम के ऊपर बैरिस्टर गौहर को लाकर, और इससे 2 से 3 चीजें इमरान खान ने अचीव की हैं। नंबर 1 तो एक शॉक वेव दी है
एक ऐसी सनसनीखेज शॉक वेव दी है जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो बेहतरीन रिजल्ट्स वो इससे बचा सकते हैं इंशाल्लाह, हमें उसकी पूरी उम्मीद है। टाइमिंग बहुत अच्छी है, जिन्होंने कब्जा करना था वो एक एक करके एक्सपोज हो गए। वन दूसरा, इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर मरूसियत की सियासत को दफन कर दिया। पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों का ख्याल था, वर्कर्स में से बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि वो अपनी बहन को या अपनी बीवी को या अपने किसी बेटे को या अपने किसी कज़न को नॉमिनेट कर दें, क्योंकि इन हालात के अंदर आप अपने ब्लड रिलेशन पर सबसे ज़्यादा, जब इमरान खान को हर दूसरा बंदा धोखा दे रहा है तो सबसे सेफ बेट यही थी कि अपने ब्लड रिलेशन को किसी को मौका दिया जाए ताकि वो धोखा ना दे। हालांकि मैंने पहले भी कहा था, रिपीट कर रहा हूं कि ना इमरान खान की कोई बहन ये ओहदा लेना चाहती थी, ना उनकी बीवी, ना उनका कोई रिश्तेदार, कोई इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन इमरान खान के लिए तो सारी बात सेफ बेट थी ना पाकिस्तान के हालात के मुताबिक। लेकिन एक शख्स ने 26 साल लगाकर पार्टी बिल्ड की, लेकिन आखिर पर उसने मौरूसी सियासत को दफन कर दिया। उसने बताया कि वो शरीफों की सियासत से बहुत ऊपर है। शरीफ वही समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह वही खेलते हैं। मीन नवाज शरीफ से निकल के शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ से हमजा शहबाज, वहां से वापस शहबाज शरीफ, वहां से नवाज शरीफ, वहां से निकल के गेंद जो है वो मरियम सफदर, वहां से निकल के गेंद जो है वो कैप्टन सफदर, वहां से वापस निकली, वहां से सलमान शहबाज, वहां से वापस निकली, वहां से समदी इसाकडार, वहां से वापस निकली, वहां से कोई और रिश्तेदार, वहां से वापस निकली, वहां से कोई और रिश्तेदार, सब कुछ खानदान के अंदर घूमता है, हर ओहदा, हर चीज। और ख्वाजा आसिफ रंगबाज जैसे लोग अपने जिस्म के सारे बाल सफेद कर लेते हैं इस तगोदो में, लेकिन फिर भी हाथ मान कर पीछे खड़े होना पड़ता है उसी मरियम के, उसी हमजा के, उसी कैप्टन सफदर के, उसी पूरे खानदान के, और खानदान से बाहर कुछ नहीं निकलता। इमरान खान ने एक मिसाल कायम की है और एक वर्कर को, एक पढ़े लिखे बंदे को, एक शानदार लॉयर को वो पार्टी उन्होंने फिलहाल निगरान चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया। तो एक तो मरूसी सियासत को दफन किया है, बेहतरीन इकदाम है। अब आखिर पर आपको बताते हैं कि बैरिस्टर गौहर कौन है। क्विकली आपको बताएंगे, बुनेर से इनका ताल्लुक है। वकला की जो तहरीक थी उसके अंदर बहुत कलीदी किरदार था इनका। ये राइट हैंड रहे हैं एतजाज़ एहसन के, उनके चैम्बर के अंदर, मीन उनके शागिर्द रहे हैं, डायरेक्टली उनके चैम्बर को चलाते रहे, उनके चैम्बर में उनके साथ काम करते रहे हैं। इन्होंने यूके और यूएसए से तालीम हासिल की है, बेहतरीन डिग्रीज हैं, बेहतरीन रेपुटेशन है, धीमे मिजाज के हैं, सुलह जो हैं, सबके साथ मिलके चलते हैं। कोई थोड़ी सी इनके साथ ज्यादती भी करता है तो दरगुजर करते हैं, सब वकला के साथ मिलके चलते हैं। और इमरान खान ने यही क्वालिटी इनके साथ देखी कि तमाम पॉलिटिशियन भी इनके साथ कंफर्टेबल हैं और वकला भी कंफर्टेबल हैं। मैंने केसेस भुगते हुए हैं, मैंने वकला को भुगता हुआ है। एक म्यान में दो तलवारें भी रह सकती हैं, एक जंगल में दो शेर भी रह सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए एक केस में दो वकील नहीं रह सकते। बहुत वकला जो है, क्योंकि इसमें कोई गलत बात नहीं है, वकला बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं और हर वकील अपने अंदर एक लीडर होता है, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं वकला। ये उनकी एक अच्छाई है, उनकी सिफ्त है। और इसी सिफ्त की वजह से, इसी इंडिपेंडेंट और लीडरशिप हर एक के अंदर क्योंकि बहुत ही स्ट्रेंथ होती है, तो वो एक दूसरे से फंसते हैं। अगर आप दो वकील एक केस में कर बैठे हैं और अगर कभी किसी ने किए हों तो ही कुड अंडरस्टैंड माई पेन और ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर। सो वकला को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और गौहर साहब एक ऐसे आदमी हैं जिनकी सबके साथ अच्छी बनती है, तो अच्छा इंतखाब है। बुनेर से एक दफ़ा इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, हार गए थे, पुरानी बात है, लेकिन इतने कोई नए सियासी आदमी भी नहीं है। वकला तहरीक में भी इन्होंने बहुत काम किया और इमरान खान के साथ क्लोजली काम करते रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया, धीमे मिजाज के और सबके साथ चलते हैं। तो ये एक ट्रम्प कार्ड खेला इमरान खान ने और अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि इसका जवाब क्या दें। और चीखें अगर आप देखें ख्वाजा आसिफ की तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बेहतरीन ये इस टाइम स्ट्रेटजी है इस वक्त के एतबार से। अच्छा जी, आज बुशरा बीबी की एक कॉल लीक की गई है लतीफ़ खोसा साहब के साथ, और हमें ये नहीं पता अभी तक कि ये कॉल असल है या नकल है। जब हम ये रिकॉर्डिंग करा रहे थे तो उससे थोड़ी देर पहले ये कॉल आई, अभी इसकी ना तरदीद हुई ना तस्दीक हुई। और आपको पता है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी कोई भी आवाज़ रिकॉर्ड पहले कर ली जाती है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, उससे कंप्यूटर आपकी आवाज़ को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके मेमोरी में ले जाता है और फिर उसी आवाज़ के अंदर आप उससे जो मर्जी कहलवा लें, लिख के जो स्क्रिप्ट अंदर डालेंगे तो वही आवाज वो रिपीट उस जुबान के अंदर पढ़ देगा। तो अब किसी कॉल के ऊपर भी बगैर फोरेंसिक करवाए हुए, बगैर जाने हुए ये नहीं कहा जा सकता कि वो असल कॉल है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। बहरहाल ये कॉल लीक हुई है, ये कॉल आपको थोड़ी सुनाते हैं कि वहां तो हमारा मसला पड़ गया, क्योंकि
कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहां पे मसला पड़ गया था। तो ये तमाम टीवी चैनल्स ये चला रहे हैं। आप देखिए, अगर एक मिनट के लिए हम ये मान भी लें, फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से, अगर आप ये इसको एक मिनट के लिए इस कॉल को आप दुरुस्त भी मान लें, मैंने पहले कहा कि अभी नहीं पता ये दुरुस्त है, तो इस कॉल में क्या है आप देख सकते हैं कि बुशरा बीबी खुशगवार अंदाज में हंसकर वो अपने केस के बारे में अपनी प्रेफरेंस अपने वकील को बता रहे हैं, लतीफ़ खोसा को, और वो ये बता रही हैं कि मैं आप जिस तरीके से मेरा केस लड़ रहे हैं मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूं। उनकी बहनों का शायद ख्याल उनके मुताबिक इस वीडियो में कि शायद किसी केस के बारे में उनका लीगल ओपिनियन कुछ और होगा, मेरा और था, और मैंने सोचा कि मैंने आपका केस जो है वो लेकर चलना है। कोई उनकी बहनों की इसमें नेगेटिव बात समझ नहीं आ रही, कोई बुशरा बीबी की नज़र नहीं आ रही, कोई लतीफ़ खोसा साहब की नज़र नहीं आ रही, कोई इमरान खान की नज़र नहीं आ रही। एक साइल अपने वकील के साथ अपनी निजी गुफ्तगू, मैंने पहले भी कहा अगर इसको असल मान लिया जाए एक मिनट के लिए, तो बुशरा बीबी अपने वकील के साथ एक रूटीन की बात कर रही हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन बता रही हैं कि मैंने आपको केस क्यों सौंपा है, या मुझे आप पर आपकी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर क्यों एतबार है। अब इस कॉल को रिकॉर्ड करके लीक करके माशरे के अंदर भेजा गया है। आप ज़रा देखिए, गौर कीजिए कि हम किस हद तक पहुंच गए हैं कि वकील और साइल की, वकील और क्लाइंट की कॉल जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, जो पूरी दुनिया में अनएथिकल है। इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो है वो ये केस सुन रहे हैं ऑलरेडी कि किस तरीके से पाकिस्तान के आला तरीन दफ्तरों, प्राइम मिनिस्टर तक के दफ्तर की तमाम कॉलें लीक कर पहले रिकॉर्ड की जाती हैं और लीक की जाती हैं। ये वही काम है, पूरी दुनिया को हम अपने ऊपर हंसने का मौका देते हैं और फिर पूरी दुनिया हंसती है। अब मैंने ये कॉल सुनी, यकीन कीजिए आपको इसलिए मैंने नहीं सुनाई कि उस कॉल में कुछ भी नहीं है। कोई होता ना, कोई सनसनीखेज बात हो, पहले तो मैंने कहा पता नहीं ये कॉल असल है कि नहीं है, लेकिन एक मिनट के लिए असल मान भी लें तो इस कॉल के अंदर एक रूटीन की बात वो वकील के साथ कर रही हैं कि उनकी बहनें भी थी, मैं भी मौजूद थी, उन्होंने केसेस के बारे में ये ओपिनियन दिया, मैंने ये दिया, और मैंने खान साहब को बताया कि मैं अपने केसेस में लतीफ़ खोसा साहब को ही एंगेज करूंगी और आप मेरे केसेस करेंगे। ये इसमें कौन सी ऐसी बात है, ना उनकी बहनों ने कोई गलत बात की, ना बुशरा बीबी ने की, लेकिन सनसनी फैलाने के लिए ये टेप आज रिलीज की गई है। और इससे पहले आपने पस मंजर को याद रखना है कि पहले बुशरा बीबी पे हमला करवाया गया, फिर अलीमा खान साहबा के ऊपर हमला करवाया गया, और आज ये टेप लीक की गई। भरपूर कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान या उनकी फैमिली की कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, लेकिन इंशाल्लाह नाकामी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।